नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। धामी कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मुहर। ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन। नई आवास नीति को भी मंजूरी। आज होगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आगाज। सीएम धामी व केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले। अमित सिन्हा पर अब केवल खेल। राजीव स्वरूप बने आईजी गढ़वाल। देहरादून समेत 3 शहरों की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापा। 12 करोड़ का आईटीसी फर्जीवाड़ा पकड़ा। उत्तराखंड आवास नीति। पहाड़ों में कमजोर आय वर्ग को बाखली शैली के आवास बनाएंगे मजबूत। मिलेगा 4.5 लाख का अनुदान। उत्तराखंड में पाला और शीतलहर का कहर। मौसम विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां 5 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अमित कुमार सिन्हा से एडीजी सीसीटीएनएस का चार्ज हटा। वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिली। बता दें, एपी अंशुमान को एडीजी सीसीटीएनएस की दी गई जिम्मेदारी। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, करण सिंह नग्याल को डीजी सुरक्षा सूचना मुख्यालय दिया गया है। राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल की दी गई जिम्मेदारी। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। एपी अंशुमान को एडीजी सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी मिली है। 5 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अमित कुमार सिन्हा से एडीजी सीसीटीएनएस का चार्ज हटा। हटा दिया गया। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। एपी अंशुमान को एडीजी सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी सौंपी गई। करण सिंह नग्याल को डीजी सुरक्षा सूचना मुख्यालय मिला। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, 5 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। अमित कुमार सिन्हा से एडीजी सीसीटीएनएस का चार्ज हटा दिया गया। वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां जिला अधिकारी मयूर दीक्षित नई टिहरी क्षेत्र के चंबा ब्लॉक स्थित गुलडी गांव निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने गांव में संचालित सोलर पेयजल योजना को देखा। डीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत की देखरेख में इकाई संचालन की सराहना की। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक परिवारों को पेयजल योजना से जोड़ने की सलाह दी। साथ ही पेयजल वेस्टेज रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
गुल्ली गांव में जो सोलर पंपिंग पेयजल योजना है उसका निरीक्षण किया गया और उसमें गांव के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत की गई। साथ ही जल संरक्षण किया जाए इसके बारे में गांव के जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, ताकि जो और भी अधिक से अधिक परिवार जुड़ सके और जो पानी का वेस्टेज उसको रोका जा सके, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। वही टेंशन जो इनकी जरूरत है लेकिन और चीज़ देखने की मन इसकी मैनुअल है कुछ इसकी मैनुअल तो होगी कि समस्या सॉल्व करके लगा वहाँ पे वही टेंशन जो इनकी जरूरत है लेकिन और चीज़ देखने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिनों तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा की कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है। दसौनी ने निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में क्या अंतर है कि आज तक मणिपुर में रुख नहीं किया गया, न कोई आक्रोश दिखाई। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? भाजपा केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं वहाँ के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहाँ के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। बिल्कुल हम उस काम की निंदा करते हैं कि वहाँ हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है या हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरुड़ तहसील के अंतर्गत अंग्यारी महादेव मंदिर के महाराज अलख मुनि की हत्या का खुलासा करते हुए बागेश्वर पुलिस ने मृतक महाराज के सेवक और वारदात में शामिल चमोली जिले के एक वाहन चालक को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि कबूलनामे में आरोपी सेवक बाबा के बयानों के आधार पर घटना के दिन मृतक महाराज और उसके सेवक ने एक साथ मदिरा पान किया था। मदिरा पान के बाद दोनों में हुई बहसबाजी में सेवक का धक्का महाराज को लगने के कारण महाराज नीचे गिर गए। घबराहट में घायल महाराज को छोड़कर सेवक फरार हो गया। समय पर उचित उपचार न मिलने से महाराज की मौत हो गई। पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी सेवक बाबा दिल्ली का निवासी है। 6 माह पूर्व बद्रीनाथ से मृतक बाबा के संपर्क में आया था। आरोपी बाबा बनने से पहले दिल्ली में मजदूरी करता था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसी के आधार पर अपराध संख्या 4/24 इसमें पिंगलो रेवन्यू क्षेत्र में दाखिल किया गया था, जिसकी विवेचना थाना बैजनाथ को ट्रांसफ़र हुई थी। नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र होने के उपरांत एसओ बैजनाथ इसकी विवेचना कर रहे थे। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो संदेह भी जताया था लोगों द्वारा भी और इनिशियल पूछताछ में भी हमने 2 लोगों का सामने आया था कि ये 2 लोग आखिरी टाइम पे बाबा जी के साथ थे। इसमें एक अर्जुन गिरी और एक दूसरा ड्राइवर जो था हरेंद्र सिंह रावत। अर्जुन गिरी बाबा जी के चेले भी रहे। तो इन दोनों के द्वारा जो इनमें से एक हरेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले पूछताछ की गई थी इनिशियली, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनको हमने वहीं पे छोड़ के चले गए थे मंदिर, मतलब जंगल में नहीं गए थे।
तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी। इसमें लगातार हमने जो अर्जुन गिरी हैं उनके पूछताछ के लिए, उनकी हिरासत के लिए लगातार हमारी टीमें विभिन्न गैर जनपद और गैर राज्य में दबिश दे रही थी। इनको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है और अर्जुन गिरी को हमने हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि इन तीनों ने मदिरा प्राशन किया था और जंगल के रास्ते में जाते टाइम इनमें आपस में कुछ कहासुनी भी हो गई थी, इसलिए आवेश में आके इन्होंने फिर इनका हाथ छोड़ दिया था, सपोर्ट छोड़ दिया था और बाबा जी जो है इसकी वजह से गिर गए। गिरने के उपरांत इन्होंने ना किसी को सूचना दी, ना पुलिस को, ना ग्रामीणों को, ना मंदिर में सूचना दी और ये वहाँ से निकल के चल दिए। और इन्होंने डिसाइड किया कि कोई पूछता है तो यही बात बतानी कि हमने वहाँ जंगल के पहले वहाँ उनको रास्ते में छोड़ दिया था और वो अकेले गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने गुमराह किया सभी को और इसी के कारण बाबा जी की रेस्क्यू नहीं हो पाई या उनको रिलीफ जो मिल सकता था वो नहीं मिला और इसी के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला इसको मानते हुए संगीन धाराओं में हमने इसमें इन दोनों का रिमांड के लिए हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा भी आए और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सकें। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। जानते हैं कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारे शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी लगातार चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार इस कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस बात पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञों को तैनात किया गया है और 53% पद अभी भी खाली हैं, जिस पर हम लगातार कवायद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एनएचएम द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और प्रदेश स्तर पर संविदा पर आने वाले विशेषज्ञों के लिए महीने के पहले और चौथे मंगलवार को हम इंटरव्यू रख रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। एमबीबीएस तो हमारे को मिल जाते हैं, पर ईयर हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी और 53% हमारे जो हैं अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं। जैसे एनएचएम के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके और यूपोर्ट वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी, हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है उसमें हमने इंटरव्यू रखे। तो हम चाहते हैं कि भी वहीं के जो विशेषज्ञ हों प्रायोरिटी बेस पर हम सेलेक्ट करके उनको वहीं तैनाती करें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ARTO रुड़की ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सड़क पर बिना हेलमेट के दौड़ रहे वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनाया गया और भविष्य में हेलमेट न पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा, CO रुड़की नरेंद्र पंत ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना हेलमेट के यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को सिर्फ एक संदेश दिया गया, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जो है सुरक्षा समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है विस्तृत चर्चा हुई है। उसके अलावा जो है ARTO ऑफिस से जो कोऑर्डिनेट कर हेलमेट बांटा गया। अक्सर हम ये देखते हैं कि चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो है पहले जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कि आप जो है पहली बार जो है आप इन्हें जो है एक संदेश दें कि आप हेलमेट पहन के चलें, तो उसी के तहत जो है आज जितने भी वायलेटर्स थे तो उनका चालान न करते हुए उन्हें जो है अच्छे से समझाया गया। और आपके थ्रू जो है मीडिया चैनल्स के थ्रू भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी एक मैसेज जो है दिया जा रहा है कि आप जो है हेलमेट का प्रयोग करें। ये आपके परिवार की सुरक्षा के भविष्य के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। हमने सड़क सुरक्षा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर द्वारा इसका शुभारंभ किया। और इसमें जो रोड यूज़र्स हैं, हमने रोड से ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको पकड़ के और उनको हेलमेट वितरण किया। 10 महिलाएं 10 पुरुषों को अभी फ़िलहाल वितरण किया है। और ये हमारा संदेश है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। यदि किसी कारणवश आप नहीं लगाते तो हमने अपनी तरफ से हेलमेट प्रदान किए, उसके बाद भी अगर नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऋषिकेश को तंबाकू फ्री शहर बनाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही स्कूल, अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी स्ट्रीट वेंडर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बेचता हुआ मिला तो अर्थदंड के साथ कड़ी कार्रवाई भी होगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमें निर्देश हैं कि किस तरीके से तंबाकू का नियंत्रण किया जाना है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो NGOs हैं, श्री बालाजी सेवा संस्थान भी एक जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमने एक जो है नगर निगम ऋषिकेश को एक मॉडल बनाने के लिए इसके लिए एक पहल की है और इसकी एक अधिसूचना तैयार की है, नियमावली उपविधि, और उसका प्रकाशन होना है। तो उसको लेकर के जो कोटपा एक्ट है, जो मेन कोटपा एक्ट है, और साथ में हमारा नगर निगम का एक्ट भी है, उन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए एक उपविधि बनाई जा रही है। वो उपविधि अभी जिलाधिकारी के पास गई हुई है एज ए प्रशासक अनुमोदन के लिए। खबर लक्सर से बता रहे, जहां एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलाया जा रहा है। आलम यह है कि PSC प्रभारी की छुट्टी में चले जाने पर मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ इसी सेंटर पर मौजूदा हाल भी ऐसे ही है। सरकारी अस्पताल के एकमात्र डॉक्टर फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, जिससे यहाँ इलाज के लिए पहुँचने वाले मरीजों को बेहद परेशानी हो रही है और प्राइवेट क्लिनिकों पर महंगे दामों में इलाज कराना पड़ रहा है। मरीज मांग कर रहे हैं कि अस्पताल और डॉक्टर तैनात किए जाने चाहिए। आज दवाई लेने आए थे आज। क्या बोल रहा है उन्होंने? जी इन्होंने कहे थे डॉक्टर साहब ने आ जाए। अच्छा, पहले भी आए थे आप? पहले भी आए जी। अब वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जाना पड़ा है। कहाँ से लोगे दवाई फिर? हाँ जी, कहाँ से दवाई लोगे फिर? तो भैया कैसे लेने के जी, फिर कल को आओगे जब आओगे डॉक्टर साहब। खबर कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों का खून बहा हो, वहीं बांग्लादेश आज भारत का विरोध कर उसके हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको
विशेष करके जिस बांग्लादेश को बनाने में हमारे जवानों का खून बहा है, आज उस देश के लोग हमारी संस्कृति के लोगों का खून बहाएं, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में और जितने भी सांस्कृतिक आध्यात्म जो भी जिस क्षेत्र में है पुरजोर विरोध करना चाहिए और विश्व मंच से इसको उठाना भी चाहिए। उसके लोग प्रयास कर भी रहे हैं, पर इसमें शायद हमारा प्रयास है और ज़्यादा अभी हमें करने की आवश्यकता है। खबर देहरादून से बता रहे, जहां युवा कल्याण निदेशालय मैदान ननूर खेड़ा देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस की रैतिक परेड का आयोजन किया गया है। खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने परेड की सलामी ली। मंत्री रेखा आर्या ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहले प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस नियमित रूप से नहीं मनाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2022 से यह तय किया कि हर साल स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज प्रांतीय रक्षा दल का स्थापना दिवस आज हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रांतीय रक्षा दल के हमारे स्वयंसेवक हैं, वे लगातार जब कभी आपदा आए, जब कभी शांति सुरक्षा का मामला हो, जब कभी पर्यटन का मामला हो, चार धाम यात्रा के मामला हो, और चाहे वो चुनाव का मामला हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो चुनौतीपूर्ण होती है, वहाँ पर सबसे पहले कोई स्मरण में आते हैं तो हमारे पीआरडी जवान आते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।